students, in this video we will complete chapter number 6, Poets and Pancakes, and it is written by Ashoka Mitran. This is part number 3. So let us continue. जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो MRA था उसने विजिट किया था वहाँ पे, और MRA जो था वो माना जा रहा था कि एक काउंटर मूवमेंट थी कम्युनिज्म के लिए, एंटी कम्युनिज्म वो मूवमेंट थी। अब उसके बाद क्या हुआ जेमिनी स्टूडियो में, ये राइटर बता रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। अ फ्यू मंथ्स लेटर द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बर्स्ट वंस अगेन। फिर क्या हुआ कि मद्रास के जो बिग बॉसेस थे, बिग बॉसेस जो बड़े बड़े लोग थे, जैसे मिस्टर वॉटसन थे, तो वो उनकी टेलीफोन लाइंस जो थी वो फिर से 1 महीने बाद फिर से बज़ करने लगी। बज़ मीन्स फिर से वो रिंग करने लगी, मीन्स फिर से इसी तरीके से जैसे MRA आया था उसका वेलकम हुआ था, तो इस तरीके से फिर से वहाँ पर चहल पहल शुरू हो गई। एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज। और एक बार फिर से हम जो जेमिनी स्टूडियो के लोग थे उन्होंने शूटिंग स्टेज को क्लियर कर दिया जेमिनी स्टूडियो की, टू वेलकम अनदर विजिटर। एक और विजिटर के आने के लिए हमने शूटिंग स्टेज खाली कर दी। जहाँ शूटिंग होती थी वो स्टेज किसी के वेलकम के लिए खाली की गई। तो राइटर को तो तभी पता लगता था वहाँ पे जब इस तरह से स्टेज खाली होती थी, तो वो अंदाज़ा लगाते थे कि कोई ना कोई फिर से आने वाला है। ऑल दे सेड वाज दैट इट वाज अ पोइट फ्रॉम इंग्लैंड। और जो कुछ हमें बताया गया वो ये था कि वो इंग्लैंड से कोई पोइट आ रहा था। द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। कि जेमिनी स्टाफ के जो लोग थे, जो सिंपल आम साधारण से लोग थे, जो जानते थे थोड़ा बहुत, तो उन्होंने सुन रखा था वर्ड्सवर्थ और टेनिसन के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ और टेनिसन के बारे में सुन रखा था। ज़्यादा नहीं जानते थे, जैसे जो उनकी कभी बुक्स में आया हो, थोड़ा बहुत पढ़ा हो, उन्हीं के बारे में पता था। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स, शेले एंड बायरन। और भी थोड़े से अगर लिटरेट होंगे, लिटरेट मतलब एजुकेटेड जो लोग थे, वो कीट्स, शेले और बायरन को जानते थे कि जॉन कीट्स, शेले और बायरन। थोड़े से और ज़्यादा पढ़े लिखे तो उन्होंने इनके नाम सुन रखे थे। एंड 1 or 2 माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय नेम ऑफ एलियट। और 1 या 2 ऐसे थे जिन्होंने फेंटली, वेगली सा, हल्का फुल्का, मोर और लेस उन्होंने सुन रखा होगा किसी का नाम, राइटर का नाम एलियट के नाम से। हु वॉज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ। अब क्वेश्चन ये था सबके माइंड में कि अब की बार कौन से पोइट हैं जो जेमिनी स्टूडियो को विजिट कर रहे थे। ही इज़ नॉट अ पोइट, ही इज़ एन एडिटर। फिर किसी ने कहा होगा, ये कोट्स में है, कि किसी ने कहा कि अरे वो पोइट नहीं है, एडिटर है, वो तो किसी मैगजीन का या न्यूज़पेपर का संपादक है। दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। और इसी वजह से हमारे जो बॉस हैं, बॉस मीन्स SS वॉसन, वो उनको बड़ा सा रिसेप्शन दे रहे हैं। रिसेप्शन मीन्स वेलकम दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। वॉसन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली। क्यों करेंगे एक एडिटर का रिसेप्शन? बिकॉज वॉसन खुद भी जो था वो एक तमिल वीकली, आनंद विकातन वीकली मैगजीन थी, आनंद विकातन, उसके एडिटर थे। तो उन्हें लगा एक एडिटर जो है, एक एडिटर को का रिसेप्शन करेगा, वेलकम करेगा। तो उनका अंदाज़ा ये था वो पोइट नहीं है, वो कोई एडिटर है। ही वॉजंट द एडिटर। अब माइंड में क्या घूमने लग गया कि वो फिर एडिटर किसका है। ही वॉजंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ पब्लिकेशंस, ब्रिटिश पब्लिकेशंस इन मैड्रास। कि अब उनके माइंड में आया है, उन्होंने खोजा तो ये जाना कि वो ब्रिटिश जो पब्लिकेशंस थी मैड्रास के अंदर, उनमें से किसी भी जो नॉन थी, उनकी जो नॉन नाम थे उन इनके मैगजीन्स के, पब्लिकेशंस के, उनका एडिटर नहीं था। पब्लिकेशंस का मतलब यहाँ लगेगा कि जो मैगजीन्स वगैरह जो पब्लिश होती हैं उनमें से किसी का भी एडिटर नहीं था। ये भी उन्होंने देख लिया। दैट इज़ दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियोज़। कह कम से कम वो वाली जो जेमिनी स्टूडियो में आती थी, या जेमिनी स्टूडियो के लोग जिनको जानते थे, उनमें से तो किसी मैगजीन का वो एडिटर नहीं था। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव। और क्योंकि जो हिंदू था, द हिंदू न्यूज़पेपर, उसके टॉप मैन मीन्स वही जो बड़े बड़े लोग थे या हेड थे या उनके एडिटर वगैरह थे, वो इनिशिएटिव ले रहे थे। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल कर रहे थे
पहला मूव आगे बढ़कर दिखा रहे थे। द सरमाइज वॉज, सरमाइज का मतलब होता है कि अंदाज़ा ये था, ये स्पेकुलेशन थी, दैट द पोइट वॉज, कि जो पोइट था वो क्या था, यस, पोइट वॉज, सरमाइज वॉज दैट द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली, कि ये अंदाज़ा था कि जो पोइट था वो एक डेली न्यूज़पेपर का एडिटर था, संपादक था, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स। अब उनके दिमाग फिर से क्वेश्चन करने लगे कि जो मैनचेस्टर गार्डियन जो न्यूज़पेपर वहाँ आता था, या लंदन टाइम्स जो ब्रिटेन के न्यूज़पेपर थे, उनका भी एडिटर नहीं था। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, और यही कुछ था जो हम में से जो वेल इन्फॉर्म्ड थे वो लोग जानते थे। मीन्स जो हम में से सबसे ज़्यादा जिनके पास इंफॉर्मेशन थी, उनमें से भी सिर्फ यही लोग ये जानते थे। At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. और आखिरकार सब अंदाजे लगाकर थक गए। आखिरकार 4 बजे दोपहर के बाद जो पोइट था वो आया, और द एडिटर, वो और द एडिटर क्यों कह रहे हैं कि हमें नहीं पता वो पोइट था या एडिटर था, जो भी था वो आया। ही वॉज अ टॉल मैन, वो एक लंबे से आदमी थे। वेरी इंग्लिश, वेरी इंग्लिश का मतलब बिल्कुल अंग्रेज थे, बिल्कुल अंग्रेज लग रहे थे। वेरी सीरियस, और इतने ही सीरियस भी लग रहे थे, जितने वो इंग्लिश लग रहे थे उतने ही वो सीरियस भी लग रहे थे। एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। देखिए वेरी का कितना ब्यूटीफुली यूज़ किया है, और ऑफ कोर्स कि इसमें कोई शक नहीं कि वो वेरी अननोन भी थे, हम सबके बिल्कुल अनजाने भी थे, कि जैसे बिल्कुल अंग्रेज थे, बिल्कुल सीरियस थे, बिल्कुल वैसे ही वो हम सबके अनजाने भी थे। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, द बॉस रेड, कि जो शूटिंग स्टेज के ऊपर पेडेस्टल फैन लगे हुए थे, डजन, दर्जन भर, मीन्स हाफ अ डजन, लगभग 6-7 जो पेडेस्टल फैंस लगे थे, उनसे बैटल करते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए, यानी कि उनकी जो हवा आ रही होगी उससे उन्हें दिक्कत हो रही होगी, तो उनसे संघर्ष करते हुए द बॉस रेड, बॉस ने पढ़ा, क्या पढ़ा, आउट अ लॉन्ग स्पीच, बॉस ने अपनी जो लंबी स्पीच थी वो पढ़ी। उन्होंने अपनी लंबी स्पीच पढ़ी। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटल अबाउट द पोइट, कि ये ऑब्वियस लग रहा था, क्लियर लग रहा था, स्पष्ट लग रहा था कि वो भी प्रीशियस लिटल मतलब वेरी लिटल, बहुत ही कम जानते थे पोइट के बारे में। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, और जो स्पीच थी वो ज़्यादातर जनरल टर्म्स में थी, मीन्स ज़्यादा जानते नहीं थे उनको, तभी तो वो जनरल बातों के बारे में ही स्पीच दे रहे थे। बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, लेकिन हियर एंड देयर मीन्स बीच बीच में यहाँ वहाँ कुछ उसमें पेपर्ड, फिल्ड थे, भरे हुए थे वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे वर्ड्स जो थे वो उसमें आए हुए थे, मीन्स बीच बीच में फ्रीडम और डेमोक्रेसी वर्ड का वो यूज़ कर रहे थे, ज़्यादा नहीं पता कि वो किस पर्पज से कर रहे थे। देन द पोइट स्पोक, फिर पोइट बोला, ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डैज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, और उसने, किसने, जो पोइट था, उन्होंने कभी भी इतनी डैज्ड, डैश का मतलब स्टन्ड, हैरान, सरप्राइज्ड, और साइलेंट, साइलेंट मीन्स जो बोल ही नहीं रही हो, ऐसी ऑडियंस, ऐसे जो दर्शक थे उनके आगे कभी एड्रेस नहीं किया होगा, उनके आगे कभी स्पीच नहीं दी होगी। मीन्स ये पहला मौका होगा शायद उनके लिए भी कि इतने हैरान और साइलेंट ऑडियंस के आगे वो बोल रहे हों। नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग, और ऑडियंस में क्या था कि कोई नहीं जानता था वो किस बारे में बात कर रहे थे। एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, और उनकी एक्सेंट जो थी, उनका बोलने का जो तरीका था, वे ऑफ स्पीकिंग था, उनका जो लहजा था, वो कोई भी जो अटैम्प्ट थी, कोशिश थी अंडरस्टैंड करने की, उसको डिफीट कर रहा था। मीन्स अगर कोई समझने की कोशिश भी कर रहा था तो उनकी जो एक्सेंट थी, लहजा था, वो उन कोशिशों को डिफीट कर रहा था, हरा रहा था। व्हाट ही वाज सेइंग, जो कुछ भी वो कह रहा था वो समझने की अगर हम कोशिश कर रहे थे तो लहजा जो था, एक्सेंट जो था उनका, वो उसको तभी हरा देता था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि सारी जो भी चीज़ थी वो लगभग 1 घंटा चली। सारी चीज़ मतलब जो भी कुछ उन्होंने कहा, जो भी उनका स्पीच थी, भाषण था, वो चीज़ क्यों कह रहा है इसको, क्योंकि समझ ही नहीं आया एक्चुअली क्या था। तो जो भी कोई चीज़ थी वो लगभग 1 घंटा चली।
देन द पोइट लेफ्ट, और फिर पोइट जो थे वो चले गए, एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड, और हम सारे डिस्पर्स हो गए। डिस्पर्स का मतलब होता है स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, हम सारे अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। इन अटर बैफलमेंट, पूरी तरह से बैफल्ड हो गए। बैफल्ड मीन्स पूरी तरह से कंफ्यूज्ड स्टेट में चले गए, मीन्स हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्यों आया था, क्यों नहीं आया था। जब हमें हमारे ऊपर उसका असर नहीं हुआ तो हम बिल्कुल बैफल्ड थे। तो इस तरीके से हम भी सारे डिस्पर्स हो गए, वहाँ से चले गए। वट आर वी डूइंग, और हमें क्या लग रहा था, हमारे दिमाग में घूम रहा था कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ। वट इज़ एन इंग्लिश पोइट डूइंग, और इंग्लिश पोइट क्या कर रहा है इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। कि एक अंग्रेज पोइट का क्या काम है एक ऐसे फिल्म स्टूडियो में जो तमिल की फिल्में बनाता है और सिंपल से सिंपल लोगों के लिए बनाता है। पहले तो उनको एमआरए का ही समझ नहीं आया था, अब ये तो और भी कंफ्यूजिंग था, कम से कम उनके जो प्लेस थे वो लोगों को समझ आ गए थे। तो सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ जो बहुत साधारण से लोग हैं और तमिल फिल्में बनाते हैं, ऐसे स्टूडियो में एक अंग्रेज पोइट क्या कर रहा था। पीपल whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry, कि ये तो वो लोग हैं यहाँ पे जिनकी जो लाइफ है वो लीस्ट अफोर्ड करेंगी। लीस्ट अफोर्ड करने का मतलब वो बिल्कुल वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ कोई पॉसिबिलिटी हो कल्टिवेटिंग ए टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, कि अंग्रेज़ी की पोइट्री के लिए कोई टेस्ट कल्टिवेट हो जाए, ग्रो हो जाए, ऐसी इन लोगों में कोई संभावना ही नहीं है। तो ऐसी जगह पे एक इंग्लिश पोइट क्या कर रहा था कि कोई उनकी पोएम्स पढ़ने वाला नहीं है, कोई इंग्लिश का कुछ भी करने वाला नहीं है, और ऐसे एक्सेंट वाले लोग को तो वो जानने वाले भी नहीं हैं। तो एक इंग्लिश पोइट यहाँ पर क्या कर रहा था, वो इस को सोचकर वो बैफल्ड थे। द पोइट लुक प्रिटी बैफल्ड टू। अब राइटर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम ही बैफल्ड थे, जो पोइट था वो भी बैफल्ड लग रहा था, वो भी कंफ्यूज लग रहा था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शेयर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज डॉग, क्योंकि उसने भी फेल्ट महसूस किया होगा शेयर इनकॉन्ग्रुइटी। शेयर मीन्स कंप्लीट, इनकॉन्ग्रुइटी इनकंसिस्टेंसीज, बेमेलपन को उसने महसूस किया होगा। ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट, कि किस बारे में जब वो बात कर रहा था कि थ्रिल्स, अपने रोमांच के बारे में वो बात कर रहा था, एक्साइटमेंट के बारे में बात कर रहा था, और ट्रेवल्स के बारे में, अपनी जो लाइफ की सफरिंग्स हैं उनके बारे में जब वो बात कर रहा था, तो वो जब अंग्रेज पोइट बात कर रहा था तो उसकी जो कंप्लीट वो स्ट्रेंजर महसूस कर रहा था, तो ये उसने भी महसूस किया होगा और वो भी कंफ्यूज होगा कि कोई यहाँ पर में उसकी लाइफ के जो थ्रिल्स हैं या सफरिंग्स हैं उनसे किसी का कोई लेना देना नहीं था। तो वो ऐसे लोगों के सामने अपनी बातें क्यों कह रहा था, इस बारे में वो भी ज़रूर कंफ्यूज होगा। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, उसकी जो विजिट थी वो तो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री ही रही। अनएक्सप्लेन मीन्स दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता, ऐसी मिस्ट्री बन के रहेगी, ऐसा एक सीक्रेट बनकर रहेगी। मीन्स एमआरए के बाद तो शायद लोगों ने गैस भी कर लिया था कि वो काउंटर मूवमेंट थी, लेकिन इनके बारे में तो कोई किसी को पता ही नहीं लगा, इवन उनका नाम भी तब तक नहीं पता था। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, कि जो ग्रेट प्रोज राइटर्स हैं दुनिया के, अब वो ये बता दिया दो विजिट के बारे में, अब जो राइटर हैं वो आ रहे हैं कि फिर वो बता रहे हैं कि अपना जो राइटिंग की जो स्किल है वो कैसे डेवलप की। वो एक राइटर बनना चाहते थे, प्रोज राइटर बनना चाहते थे, लेकिन वो अपनी जो राइटिंग्स हैं उनको पब्लिश नहीं करवा पा रहे थे। तो वो अब उसी के बारे में आ रहे हैं कि जो ग्रेट प्रोज राइटर्स हैं वर्ल्ड के वो इस बात को नहीं मानेंगे, बट माई कन्विक्शन गो स्ट्रोंगर डे बाई डे, लेकिन मेरा जो ये कन्विक्शन है, बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ये ग्रो कर रहा है डे बाई डे। हर दिन जो है ये मेरे बिलीफ, विश्वास बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है कि जो महान हो गए वो तो इस बात को नहीं मानेंगे, जो बहुत ग्रेट राइटर बन गए, लेकिन मेरी तो सोच ये बढ़ती जा रही है दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट अ एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस, कि प्रोज राइटिंग ना तो है और ना ही हो सकता है एक जीनियस का ट्रू परस्यूट। परस्यूट का मतलब है जिसको वो पा सके, एक करियर को वो पीछा कर सके, करियर के पीछे दौड़ सके, ऐसा करियर एक जीनियस के लिए नहीं है। कि अगर एक जीनियस आदमी है और वो राइटर बनना चाहता है तो ये उसके लिए सही करियर की चॉइस नहीं है। वो कह रहा है मेरा तो ये बन गया है क्योंकि ये राइटर अच्छा खासा था, लेकिन ये अपनी बुक्स पब्लिश नहीं करवा पा रहे थे उस टाइम तक,
तो उन्हें लग रहा था कि मेरी तो ये सोच बढ़ती जा रही है, चाहे हालांकि जो फेमस राइटर हो गए वो मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। इट इज़ फॉर द पेशेंट परसिस्टेंट प्रिजर्विंग ड्रज, कि ये तो उन लोगों का काम है जो पेशेंट है, पेशेंट मतलब जिनके अंदर पेशेंस है, दोज हु आर हैविंग पेशेंस, जिनमें बहुत सारा पेशेंस है कि आपकी बुक पब्लिश नहीं हो रही, कोई बात नहीं, बी पेशेंट। परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट का मतलब है जो लगातार चलते रहते हैं, रिजेक्ट होने के बाद भी गिव अप नहीं करते, ऐसे लोगों का काम है। प्रिजर्विंग ड्रज, ड्रज का मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें जब, तो प्रिजर्विंग मीन्स बहुत ज़्यादा हार्डवर्क को प्रिजर्व कर सके, कंटिन्यू जारी कर सके, ऐसे लोगों का काम है। मतलब ऐसा छोटे मोटे दिल का आदमी उसके अंदर नहीं आ सकता, उसकी ऐसी चॉइस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिप्रेस्ड जरूर हो जाएगा। विद अ हार्ट सो श्रंकन, कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसका दिल इतना श्रंकन, इतना पहले से ही श्रंक हो चुका हो, सिकुड़ चुका हो, मीन्स वो इतना ज़्यादा पहले ही दुखी हो चुका है दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, कि और कोई चीज़ उसको ब्रेक नहीं कर सकती। रिजेक्शन, रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, कि रिजेक्शन स्लिप्स जो होती हैं, जब भी उसकी बुक पब्लिश होने से रिजेक्ट होकर आती है तो उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखती। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, बल्कि वो क्या करता है, वो फिर से चालू हो जाता है कि रिजेक्ट हुआ और अगले ही दिन फिर से अपना जो लंबा प्रोज पीस है उसकी एक और कॉपी बनाता है एंड सेंड्स इट ऑन टू द अनदर एडिटर, और फिर एक दूसरे एडिटर को वो भेज देता है, इनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। लेकिन अब की बार वो इतना तो इंटेलिजेंट हो ही जाता है कि अब की बार वो उस एडिटर को पोस्टेज, जो पोस्टेज का खर्चा है, जो डाक का खर्चा है, द कॉस्ट ऑफ द पोस्ट, उसको वो एनक्लोज कर देता, साथ में भेज देता है, ताकि जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो उसकी कॉपी है, जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है, वो उसको वापस मिल जाए। इट वॉज फॉर सच पीपल, और इसी तरह के लोगों के लिए जो था, ये कह रहा है ऐसे ऐसे जो दुखी और जिनकी बुक्स पब्लिश नहीं हो रही और जो ये मानने लग गए हैं कि प्रोज राइटिंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ही द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट। द हिंदू जो न्यूज़पेपर था उसमें एक टाइनी छोटा सा अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट मीन्स उसमें एक घोषणा हुई थी, अनाउंस हुआ था उसमें एक उसमें एडवर्टीजमेंट आया होगा, इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, और वो अनाउंसमेंट कहाँ पर थी, एक इनसिग्निफिकेंट, एक अनइम्पोर्टेंट से कोने में, उस पेज उस न्यूज़पेपर के एक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोना नहीं है उसमें एक, और कहाँ पर, एक अनइम्पोर्टेंट से पेज के एक अनइम्पोर्टेंट से कोने में एक छोटी सी अनाउंसमेंट वहाँ पर पब्लिश की गई थी। और वो किन के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए जो बेचारे रिजेक्ट हो चुके थे, जिनकी बुक्स पब्लिश नहीं हो रही थी। और क्या अनाउंसमेंट थी, अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम ऑफ द एनकाउंटर, कि एक शॉर्ट स्टोरी का कंटेस्ट रखा गया था, शॉर्ट स्टोरीज का एक प्रतियोगिता थी, और जो ब्रिटिश पीरियोडिकल, एक ब्रिटिश मैगजीन थी, पीरियोडिकल होता है एक मैगजीन काफ़ी लंबे टाइम में जो छपती है, और बाय द नेम ऑफ द एनकाउंटर, और जो मैगजीन थी उसका नाम था द एनकाउंटर, उसने ये शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था। और ये जो एडवर्टीजमेंट था ये द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, और राइटर को लगता था ये ऐसे ही लोगों के लिए था जो डिप्रेस्ड हो चुके थे, जिनकी बुक्स पब्लिश नहीं हो रही थी। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाजंट नोन कमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटी, लिटरेटी मतलब जो एजुकेटेड लोग थे जेमिनी स्टूडियो के, उनके अंदर द एनकाउंटर जो था वो वेल नोन कमोडिटी नहीं थी, कमोडिटी होती है कोई भी वस्तु, थिंग, तो एनकाउंटर जानी पहचानी चीज़ नहीं थी उनकी, मीन्स उस मैगज़ीन को ज़्यादा नहीं जानते थे। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल, और मैं इस पीरियोडिकल का एक आइडिया ले लेना चाहता था, आइडिया मतलब उसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहता था, बिफोर आई स्पेंट ए कंसीडरेबल सम, इससे पहले कि मैं एक कंसीडरेबल अच्छा खासा इम्पोर्टेंट सा सम जो था, सम मीन्स मनी, पोस्टेज में भेजूँ, पोस्टेज के लिए लगाऊँ, पोस्टेज मीन्स कॉस्ट ऑफ द पोस्ट, वहाँ भेजने के लिए लगाऊँ, सेंडिंग ए मैन्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड, कि इंग्लैंड में अपनी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, उस शॉर्ट स्टोरी की जो ओरिजिनल कॉपी थी, उसको भेजने में मैं काफ़ी अच्छा खासा
पैसा लगाऊं, खर्च करूं, उससे पहले मैं एक आइडिया ले लेना चाहता था उस पीरियोडिकल का, उस मैगज़ीन का आइडिया ले लेना चाहता था कि ये इम्पोर्टेंट है भी या नहीं, वहाँ भेजने से फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। In those days, the British Library, Council Library, had an entrance with no long-winded signboards. कि ब्रिटिश काउंसिल की जो लाइब्रेरी होती थी उसका जो एंट्रेंस होता था, जहाँ से एंटर करते थे, वहाँ पर बड़े बड़े साइन बोर्ड, विंडेड का मतलब यहाँ लगेगा पूरे हवा में झूलते हुए साइन बोर्ड, वन नोटिस एंड नोटिस, साइन बोर्ड भी एक तरह के वो जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, तो वो नहीं थे। आजकल होंगे लेकिन उस टाइम पर नहीं थे। टू मेक यू फील यू आर स्नीकिंग इनटू ए फॉरबिडन एरिया, जो आपको ये फील कराएं कि आप एक फॉरबिडन एरिया में स्नीक इनटू कर रहे हैं, सीक्रेटली एंटर कर रहे हैं। मीन्स आजकल तो दूर से ही वो साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि वहाँ बाहर से भी एंटर करने में डर लगता है, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि आप एक फॉरबिडन एरिया में घुस रहे हो। फॉरबिडन मतलब जो जहाँ पर आपको अलाउड नहीं है, अनअलाउड। एंड देयर वर कॉपीज़ ऑफ द एनकाउंटर, और वहाँ पर द एनकाउंटर की कॉपीज़ जो थी वो पड़ी हुई थी। राइटर उसके पास से गुजरा होगा तो द एनकाउंटर जो मैगज़ीन थी जिसमें वो आर्टिकल भेजना था जिसके लिए, या शॉर्ट स्टोरी भेजनी थी, वो उसकी वो कॉपीज़ पड़ी हुई थी। लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, और सारी की सारी जो पड़ी हुई थी बिल्कुल फ्रेश पड़ी थी। मीन्स ऐसा लग रहा था किसी अनटच्ड, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर्स, कि किसी ने उनको टच भी नहीं किया है पढ़ने के लिए। When I read the editor's name, और जब मैंने उस द एनकाउंटर के एडिटर का नाम पढ़ा, I heard a bell ringing in my shrunken heart, तो मेरे उस सिकुड़े हुए क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा तड़प चुका था अपनी बुक्स को पब्लिश कराने के लिए, तो उस सिकुड़े हुए दिल में एक घंटी सी बजती हुई शुरू हुई। इट वॉज द पोइट हु हैड विजिटेड द जैमनी स्टूडियोज़, कि ये वही पोइट था जिसने जैमनी स्टूडियो को विजिट किया था। यही तो आया था वो जो था, तो तब तक पता नहीं था कि वो एक्चुअली है कौन। उसका नाम तो सुन लिया होगा जेमिनी स्टूडियो के लोगों ने, लेकिन एक्चुअली था कौन ये नहीं पता लगा। लेकिन अब राइटर के दिमाग में एकदम से घंटी बजी। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई सैंग एज आई सेल्ड द एनवेलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस। वो कह रहा है जैसे ही मैंने वो नाम पढ़ा तो ऐसा लगा कि जैसे आई फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, जैसे कि मुझे पुराना बिछड़ा भाई मिल गया हो, और मैं वही गाना मैं गा रहा था जैसे ही मैं एनवलप को सील कर रहा था, लिफाफे को मैं बंद करते हुए गाना गा रहा था। एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और जैसे ही मैं एड्रेस लिख रहा था उसके ऊपर। गाना क्यों गा रहा था? क्योंकि आप आगे वो बताएंगे। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, क्योंकि वो बिछड़ा भाई है तो वो भी वही गाना उसी टाइम पर गा रहा होगा जब मैं गा रहा हूँगा। वजह क्यों बता रहे हैं कि ये हिंदी फिल्मों का स्टाइल है। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग, क्योंकि पुराने बिछड़े इंडियन फिल्मों के जो भाई होते हैं वो एक दूसरे को कैसे डिस्कवर करते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं कि वो उसी सेम गाने को गाते हैं जो उन्होंने फर्स्ट रील में गाया था, और फाइनल रील में भी उसी गाने को गाकर पहचान लेते हैं। ये फिल्मों का स्टाइल होता था, और वो जेमिनी स्टूडियो में काम करता था तो ये चीज़ें उसके दिमाग में ज़रूर बैठी हुई थी कि यही तो स्टाइल था, कि वो भी शायद जब मेरा नाम पढ़े और एड्रेस देखे जेमिनी स्टूडियो तो हो सकता है कि वही गाना गाने लग जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि तब तक तो राइटर के साथ कोई, उस एडिटर के साथ कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन जब उसने देखा उसका नाम तो कि अरे ये तो हमारी जेमिनी स्टूडियो में आया था, तो ऐसा लगा जैसे उसको वो बहुत अच्छे से जानता है। और कौन थे वो? अब उसे याद आया कि ये क्या नाम था, स्टीफन स्पेंडर। नंबर 5 पे इसका इसमें पेज के लास्ट में रेफरेंस भी दिया हुआ, वो आप पढ़ सकते हैं। स्टीफन, दैट वाज हिज नेम, कि हाँ यही तो नाम था उनका, स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन ही नाम था। एंड फिर जो था राइटर खुश हो गया कि चलो ये तो जेन्युइन है और मैं इनके पास भेज सकता हूँ, और हो सकता है कि शायद वो इसी पर्पज से यहाँ पर आए हों। एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, और सालों बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो से आउट हो चुका था, बाहर निकल चुका था, एंड आई हैड मच टाइम, और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, बट नॉट मच मनी, लेकिन मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे। एनीथिंग एट ए रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, वो तो उन्होंने भेज दी वहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट उसकी, वो छपी या नहीं छपी शॉर्ट स्टोरी ये राइटर नहीं बता रहे हैं। कि जब फिर बाद में जब मैं जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया तो मेरे पास
पैसे कम थे, हालांकि टाइम अब बहुत ज़्यादा हो गया था, तो कोई भी रिड्यूस्ड प्राइस की चीज़, रिड्यूस मीन्स कम कीमत की चीज़ मेरी अटेंशन को अट्रैक्ट कर लेती थी, वो मुझे अट्रैक्ट कर लेती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, और क्या चीज़ ने अट्रैक्ट किया उनको? देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। कि फुटपाथ के ऊपर, इस रोड के ऊपर, वहाँ पर कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू मीन्स बिल्कुल नई किताबों के पाइल लगा हुआ था, ढेर लगा हुआ था, और वो जो थी रिड्यूस प्राइस क्या था, 50 पैसे की एक के हिसाब से बिक रही थी। अब ये है, हो सकता है वो पुराने टाइम की बात है, तो 50 पैसे भी आप सोचो कि ये तो अब चलन में भी नहीं है, तो 50 पैसे कुछ तो कीमत होती होगी, लेकिन उस टाइम भी ये काफ़ी कम वैल्यू थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, वास्तव में वो सेम ही बुक की कॉपीज थी, एक ही किताब की ढेर लगा हुआ था। एन एलिगेंट पेपर बैग ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, और ये किसका जो था, एक एलिगेंट सा पेपर बैग था। एलिगेंट मतलब बहुत ही शानदार सा, ब्रिलियंट सा पेपर बैग था, अमेरिकन ओरिजिन का, अमेरिकन अमेरिका से जैसा छपता है उस टाइप का, स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन। और ये क्या था, स्पेशल कम कीमत पर निकाला गया, स्टूडेंट्स के लिए पब्लिश कराया गया था, ये स्टूडेंट्स का ही एडिशन था। इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, जो रशिया में, रूस में रेवोल्यूशन हुई थी, उसकी 50वीं जो एनिवर्सरी थी, उसके कनेक्शन में इसको खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए निकाला गया था। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे दिए, एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक, और उस बुक की कॉपी उठाई, द गोड दैट फील्ड, और बुक का नाम था द गोड दैट फील्ड। बेटे क्वेश्चन आ जाता है गोड दैट फील्ड के बारे में, इस बुक के बारे में कई बार आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ इसमें इस बुक के बारे में, लेकिन जितना दिया हुआ है ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर, इसके अंदर क्या था, 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है राइटर्स, जो लिखने वाले आदमी होते हैं, वो एमिनेंट, प्रेस्टिजियस से फेमस जो राइटर्स थे, 6 इन 6 सेपरेट एसेज, उन्होंने 6 अलग अलग एसेज इस बुक में लिखे हुए थे, और उनके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ था देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म, उनकी जर्नीज को, कम्युनिज्म में जाने की जर्नी, एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, और उससे कंफ्यूज होकर, डिसइल्यूजन होकर रिटर्न करने की अपनी जर्नी को उन्होंने इस बुक के अंदर डाला हुआ था। अब जो था, अब कम्युनिज्म वर्ड भी इसमें शामिल हो गया। पहले तो देखो, आपने देखा कि एमआरए भी इसीलिए आई थी कि वो एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट थी। फिर आपने देखा कि स्टीफन स्पेंडर आया था, किसी को नहीं पता लगा, लेकिन उसका भी शायद कम्युनिज्म से कोई लेना देना ज़रूर होगा, और शायद वो कम्युनिज्म के बारे में भी बात करने आया था, क्योंकि वो पहले कम्युनिस्ट बना, और उससे जब डिसइल्यूजन हो गया, उनसे उनका मन भर गया, या उससे वो कंफ्यूज हो गया, तो वो वापस कैसे लौटा, इस अपनी जर्नी के बारे में उसने बताया हुआ था। कैसे, क्योंकि अभी आएगा ये कि वो कौन कौन से राइटर्स थे, उनमें स्टीफन स्पेंडर भी एक था, एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर कॉसलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। लुइस फिशर आपको याद हो तो कौन से राइटर हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की जो बुक है, जो 5वां चैप्टर आपका है, वो उन्होंने लिखा है, तो एक वो राइटर, और एक स्टीफन स्पेंडर जिन्होंने आपकी पोएम भी लिखी है। तो वो ये जो है, ये जो राइटर्स हैं, ये जो 6 राइटर्स थे, इनके उसमें अलग अलग ऐसे थे, और सभी ने कम्युनिज्म के बारे में लिखा था कि कैसे कम्युनिज्म में वो पहले शामिल हुए, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे, और फिर जब डिसइल्यूशन हो गए तो कैसे उस आइडियोलॉजी को छोड़ा, ये उन्होंने उस बुक में बताया हुआ था। अब फिर से नाम आ गया स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर उन्होंने पढ़ा, राइटर ने, सडनली द बुक अज्यूम ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस, और अचानक से क्या हुआ कि जो बुक थी उसका ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस हो गया, मीन्स अचानक वो उसने बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस कर लिया, इम्पोर्टेंस मेरे दिमाग में ले ली, अचानक ही वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गई। स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जर्मनी स्टूडियोज, कि यही तो जर्मनी स्टूडियो में आए थे, तो एकदम से फिर जैसे वो लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स की तरह लगा, और वहाँ पर उन्होंने बुक भी भेजी थी, वो अपनी शॉर्ट स्टोरी भी भेजी थी, तो इस तरीके से लगा, ओ वो बुक फिर से इम्पोर्टेंट हो गई। इन अ मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप, और एक ही मोमेंट में मेरा जो
डार्क माइंड था, मेरे माइंड का जो डार्क चैम्बर था, डार्क चैम्बर मीन्स डार्क, अंधेरे वाला जो चैम्बर था, रूम था, कोना था, लिटअप, वो लिटअप हो गया, उसमें रोशनी आ गई बाय ए हेजी इल्यूमिनेशन। जैसे कोई हेजी सी, धुंधली सी इल्यूमिनेशन होती है, ब्राइटनेस होती है। जैसे आपने देखा था किसी गॉड को ये दिखाना हो कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गॉडली हैं या बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और उनके पीछे एक लाइट दिखाई जाती है, तो वो ऐसी लाइट को बोलते हैं हैज़ी इल्यूमिनेशन। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। स्टीफन स्पेंडर की तरफ जो जेमिनी स्टूडियो में रिएक्शन था, रिएक्शन मतलब उनकी तरफ लोगों का जो रवैया था, वो अब एक मिस्ट्री नहीं था, कि अब रहस्य नहीं बन गया था, लोगों को समझ आ गया था कि वो किस लिए आया था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो may not have much to do with Spender's poetry, कि जो हमारा जो बॉस था जेमिनी स्टूडियो का, हो सकता है उनकी स्पेंडर की पोइट्री से उनका लेना देना ना हो, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल। लेकिन ऐसा उसके गॉड के साथ नहीं था जो फेल हो गया, मीन्स उनके गॉड से जरूर लेना देना। कौन सा गॉड जो फेल हो गया? कम्युनिज्म का गॉड। जो वो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिज्म को उन्होंने गॉड समझा, लेकिन फेल हो गया वो उनके माइंड में, क्योंकि वो वापस उससे डिसइल्यूजन हो गए थे। तो हमारे बॉस का हो सकता है पोइट्री से, स्पेंडर की से कोई लेना देना ना हो, लेकिन गॉड से लेना देना ना था। कम्युनिज्म के बारे में या उसके अगेंस्ट जो थे वो प्रचार करना शायद हमारे बॉस चाहते थे, तो उनके गॉड से जरूर उनका लेना देना था। अब मेरी समझ में ये आ गया था, लेकिन कब आया था? जब वो जेमिनी स्टूडियो को छोड़े हुए भी उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था। तो students, I hope you have understood the chapter very well, and if you still have any difficulty, you can ask me anytime. And now these are the questions given at the end, and you have to find out the answers. And uh, if you have any problem, I will provide you with the answers. So bye bye students, take care.